अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडी लेक्चर 11 नेहरू रिपोर्ट। इससे पहले हमने साइमन कमीशन पढ़ा और साइमन कमीशन बेसिकली वो रिपोर्ट थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे और उन रिफॉर्म्स को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। अब इस वजह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बार्किनहेड ने इनको क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि अगर इंडियंस हमारे रिफॉर्म्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो अगर वो इस कैपेबल हैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़ुद ड्राफ्ट कर लें। अब इस क्रिटिसिज्म और इस चैलेंज के बाद जो है इंडियंस ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के जो लीडर थे वो मोतीलाल नेहरू थे और उन्होंने रिपोर्ट दी जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है और बेसिकली ये रिपोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के हवाले से थी। अब कॉजेज़ को वन बाय वन हम देखते हैं। पहली कॉज जो इस रिपोर्ट के लिए बनी थी वो थी साइमन कमीशन का बायकआउट किया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने और जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हॉस्टाइल हो गई थी टूवर्ड्स द इंडियंस और उनका कहना था कि इंडियंस जो है वो बार बार उनके लाए गए रिफॉर्म्स को रिजेक्ट करती है क्योंकि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए उसको भी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 1919 के रिफॉर्म्स आए और उनको भी रिजेक्ट कर दिया था हिंदुओं ने और मुस्लिम्स ने और ये थर्ड अटैम्प्ट थी ब्रिटिश की तरफ से जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को ख़त्म करने की, लेकिन ये अटैम्प्ट भी उनकी फ़ेल हो गई क्योंकि इन रिफॉर्म्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और उनकी रिजेक्शन की एक वजह ये भी थी कि इंडियंस ये कहते थे कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ बनाते हो तो इस कमेटी में इंडियन मेंबर्स नहीं होते, वो तमाम अंग्रेज़ हैं और अंग्रेज़ों को क्या पता है कि सब कॉन्टिनेंट में किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन सूटेबल है, लिहाजा इसलिए भी वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे थे। तो एक रीज़न ये था। फिर साइमन कमीशन जब रिजेक्ट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मैसेज दिया इंडियंस को कि वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि फिर वो ख़ुद ये कॉन्स्टिट्यूशन का टास्क पूरा कर सके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से नहीं बनता। और यहाँ अगर हम स्पीच कोट करें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बार्किनहेड की जो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को दी थी तो वो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि द इंडियंस आर सो डिवाइडेड अपोज्ड एंड फेड अप फ्रॉम ईच अदर दैट दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस एन अनएनिमसली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उनका जो वो था इंडियंस और से मुराद मुस्लिम्स और हिंदू कि ये दो ग्रुप्स जो हैं ये इतने ज़्यादा एक दूसरे को अपोज करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में मिलकर ये दोनों ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लिहाजा अगर ये इस काबिल हैं तो फिर ये ख़ुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लें। अब इस चैलेंज के बाद फरवरी 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कॉन्फ्रेंस रखी। उस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन जो थे मोतीलाल नेहरू थे और उस कमेटी को ये टास्क सौंपा गया कि वो सब कॉन्टिनेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इस कमेटी के कंपोजिशन। इसके कंपोजिशन को देखें तो मोतीलाल नेहरू जो चेयरमैन थे, फिर ताज बहादुर, फिर मंगल सिंह, सुभाष चंद्रा, जी.आर. प्रधान, सैयद अली इमाम और शुएब कुरैशी। अब इस कमेटी में दो मुस्लिम नेम्स भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो दो मुस्लिम नेम थे इनको ख़ुद मुस्लिम कम्युनिटी ने ही रिजेक्ट किया हुआ था और उनके अकॉर्डिंग कि ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन फिर भी नेहरू ने इनको अपने रिपोर्ट में क्यों रखा, अपनी कमेटी में क्यों रखा? क्योंकि इनका काम सिर्फ ये था कि एंड में ये उस रिपोर्ट पे सिग्नेचर्स कर दें और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो ये बता सकें कि ये जो हमारी कमेटी थी इसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों थे और कांग्रेस जो है वो इंडियंस की पार्टी है, वो दोनों को रिप्रेजेंट करती है। और आगे जो है कभी मुस्लिम्स भी उन पे ये प्रोटेस्ट ना कर सके कि आपने जो है उस कमेटी में हमारे किसी मेंबर को नहीं रखा। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने दो मुस्लिम्स को कमेटी में बिठाया था, लेकिन उनका कोई रोल नहीं था उस रिफॉर्म्स में। उनका सिर्फ रोल था कि वो बने बनाए रिफॉर्म्स पे सिग्नेचर कर दें। अब उन रिकमेंडेशंस को पढ़ते हैं जो नेहरू ने अपने रिपोर्ट में दिए थे। नेहरू के मुताबिक सब कॉन्टिनेंट में सेल्फ गवर्निंग ये सबसे बड़ा डिमांड जो उन्होंने रखा था, क्योंकि स्टार्ट से ही कांग्रेस और गांधी जो थे वो सेल्फ गवर्निंग बात करते थे। जब हमने खिलाफत मूवमेंट पढ़ा उसमें भी गांधी ने खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों का साथ इसलिए दिया था
कि वो अपना ये डिमांड जो था सेल्फ गवर्निंग डिमांड, इसको पूरा करना चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहते थे। और इन्होंने अब अपने रिपोर्ट में भी सबसे बड़ी डिमांड ये की थी कि ब्रिटिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट छोड़कर चले जाएं और वहाँ का जो रूल है वो इंडियंस के हवाले कर दे, यानी कांग्रेस के हवाले कर दें। फिर सेकंड चीज़ थी, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को रिप्लेस कर दिया जॉइंट इलेक्टोरेट के साथ, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमेशा से जॉइंट इलेक्टोरेट की फेवर में था। और कांग्रेस की ये गलतफहमी थी कि वो जो है एक ही मेजर पार्टी है सब कॉन्टिनेंट की और पूरे इंडियंस को वो रिप्रेजेंट करती है, लिहाजा एक जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए और उसी पे हिंदू और मुस्लिम सिलेक्ट होके आएंगे। लेकिन मुस्लिम्स को पता था कि सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, लिहाजा जॉइंट इलेक्टोरेट में मुस्लिम्स की कोई चांसेस नहीं है कि वो इलेक्ट होकर आए। वो जो इलेक्शन के ज़रिए से आएंगे वो हिंदू ही होंगे। लेकिन नेहरू ने अपने रिपोर्ट में जो सेकंड चीज़ थी वो ये रिफॉर्म्स लेकर आया कि अब कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे बल्कि जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे। फिर बात की यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ये भी कांग्रेस शुरू से चाहता था। जब साइमन कमीशन में फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई तो इस वजह से भी कांग्रेस ने उस कमीशन को और इसके रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, बायकॉट किया। फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिन्ना की भी एक बहुत बड़ी डिमांड थी, वो भी चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और पावर जो है वो सेंटर और प्रोविंस में शेयर हो, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। लेकिन कांग्रेस शुरू से ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फेवर में थी और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें पता है कि तमाम जो पावर है वो सेंटर के पास होता है और कांग्रेस भी ये चाहती थी कि पावर सेंटर के पास हो और सेंटर में मेजॉरिटी होगी और मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, यानी वो चाहते थे कि जितना भी पावर हो वो हिंदुओं के पास हो, कांग्रेस के पास हो। फिर उन्होंने कहा कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस या आर्मी जो है वो पार्लियामेंट के और जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे इंडिया के उनके अंडर में होगा और वो जो है NWFP को यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को और बलूचिस्तान को प्रोविंस बनाएंगे, उनको प्रोविंशियल स्टेटस देंगे और सिंध को भी वो मुंबई से अलग करके प्रोविंस का स्टेटस देंगे। इसके अलावा वो सब कॉन्टिनेंट में हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। इससे पहले हमें पता था कि उर्दू जो है वो काफ़ी अरसे तक सब कॉन्टिनेंट की ज़बान रही थी, लेकिन फिर हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी हिंदुओं ने, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है जो इससे पहले तक वन नेशन की बात करते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स में यूनिटी होनी चाहिए, इसके बाद वो भी टू नेशन थ्योरी पे आ गए थे। और अब यहाँ पे भी वही चीज़ थी नेहरू की रिपोर्ट में भी कि अब सब कॉन्टिनेंट में जो है वो हिंदी ज़बान होगी, उर्दू को वो कम्प्लीटली रिप्लेस करना चाह रहे थे और मुस्लिम को वो 1/4 रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, यानी मुस्लिम्स की डिमांड थी 1/3। साइमन कमीशन ने भी उनकी डिमांड नहीं मानी और अब जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें भी मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन को कम करके 1/4 कर लिया गया। एनालिसिस करें नेहरू रिपोर्ट की तो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो हर तरह से मुस्लिम इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थी और मुस्लिम एक चीज़ देख के बहुत हैरान थे कि लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस ने आराम से ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए और मुस्लिम्स को जो है वो अपने ही सीट्स पे इलेक्ट होके आएंगे, लेकिन अब वो ये चीज़ दोबारा से डिनाई कर रहे हैं और जॉइंट इलेक्टोरेट पे आ गए हैं। और इसके अलावा जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वो डिमांड कर रहे थे यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, उससे एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह थी कि इस ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर सेंटर के पास होगा और सेंटर में मेजॉरिटी होगी और मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, तो यानी सारा पावर जो है, सारा टेक ओवर जो है वो हिंदू अपने हाथ में लेना चाहते थे। अब कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली कांग्रेस बहुत खुश थी और सब कुछ उनके फेवर में था, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक था। इन्होंने इसको ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहा कि अगर वो दिसंबर 1929 तक ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, फिर वही सारा कुछ बायकॉट होगा, टैक्सेस नहीं देंगे और सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। लिहाजा वो जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने लगी कि अब वो हर हाल में ये जो रिपोर्ट है इसको वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम कायदे आज़म की बात करें, मुस्लिम लीग के रिएक्शन की बात करें तो मुस्लिम लीग ने कायदे आज़म ने इवन जो इससे पहले तक वो हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन वो देख रहे थे कि कांग्रेस या हिंदू जो है वो कहीं से भी लॉयल नहीं है मुसलमानों के साथ
और जब जब उनको मौका मिलता है वो उस वक्त मुसलमानों को धोखा देते हैं, वो उस वक्त मुसलमानों के राइट्स को जो है वो उस पर बात भी नहीं करते और हमेशा उनके इंटरेस्ट के, उनके राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं। लिहाजा कायद आज़म ने भी उनको यहाँ एक चीज़ कही कि हम आपके सामने कुछ डिमांड्स रखेंगे और अगर आपने ये रिफॉर्म्स में इन डिमांड्स को माना और हमारे साथ कंसेशन की, इसी सूरत में हम ये रिपोर्ट मानेंगे। और अगर आपने हमारे साथ नहीं की कंसेशन तो फिर इसके बाद हिंदू और मुस्लिम्स के रास्ते बिल्कुल अलग होंगे। अब हम उन 3 डिमांड्स को देखते हैं। पहली डिमांड उनकी जो हमेशा से थी वो थी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पावर जो है वो शेयर हो सेंट्रल और प्रोविंसेस के साथ। फिर उन्होंने वही 1/3 रिप्रेजेंटेशन की बात की कि मुस्लिम्स को आप सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन दोगे, क्योंकि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगी तब भी चांसेस हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेशन में मुस्लिम इंटरेस्ट और मुस्लिम राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, मुस्लिम राइट्स पे बात की जाए, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के हवाले से जो पॉलिसीज़ हों वो लेकर आएँ। लेकिन अगर सेंटर में ही उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है तो फिर कोई चांस नहीं था कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट, मुस्लिम के राइट्स किसी तरह से प्रिजर्व रहते। फिर उन्होंने बात की कि पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि साइमन कमीशन में भी इस चीज़ को का जिक्र नहीं किया गया था। ये 2 बहुत बड़े प्रोविंसेस थे और यहाँ पे मुस्लिम्स भी अच्छे खासे थे। साइमन में भी कमीशन में भी उनको कोई सीट रिज़र्व नहीं की गई और नेहरू रिपोर्ट में भी इसका जिक्र नहीं किया। तो कायद आज़म ने यहाँ पे भी कहा कि मुस्लिम को पॉपुलेशन के बेसिस पे पंजाब और बंगाल में भी आप रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब इन डिमांड्स के लिए दिल्ली कॉन्फ्रेंस रखी गई 1928 में। उस कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन थे वो सरागा ख़ान थे और सरागा ख़ान ने ये कहा कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कम्प्लीटली अगेंस्ट जा रही है मुस्लिम इंटरेस्ट की, लेकिन अगर हमारी कुछ डिमांड्स मान लिए जाएँ तो हम ये रिपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं। और वो डिमांड्स वही थे जो कायद आज़म ने किए थे, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं होगा। इसके अलावा जिन प्रोविंसेस में हिंदू की मेजॉरिटी है और मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, उन माइनॉरिटी प्रोविंसेस में भी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और सेंटर में मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन 1/3 होगी। इसके अलावा जो है सेंटर और प्रोविजनल कैबिनेट्स में भी मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में भी मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन होगी। और इनके अकॉर्डिंग कि अगर हिंदुओं ने, कांग्रेस ने, नेहरू ने, गांधी ने ये डिमांड्स नहीं माने तो कायद आज़म ने उनको क्लियर कट कह दिया था कि इसके बाद फिर हिंदू और मुस्लिम्स के रास्ते बिल्कुल अलग अलग होंगे। कंक्लूजन पे आ जाएं तो साइमन कमीशन के बायकॉट के बाद जो कमेटी बनाई वो कांग्रेस की कमेटी थी। उसमें सारे कांग्रेस के लोग थे। 2 उन्होंने सिंबल के तौर पे मुस्लिम्स बिठाए हुए थे सिर्फ एंड में सिग्नेचर के लिए, और उनका कोई रोल नहीं था उस रिफ़ॉर्म में और वो रिफ़ॉर्म कम्प्लीटली अगेंस्ट थी मुसलमानों के। लेकिन फिर भी कायद आज़म ने कहा कि अगर इसमें से कुछ आप डिमांड्स हमारे मान लें, कंसेशन कर लें और चेंजेस कर लें इस रिपोर्ट में, तो हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिंदुओं ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, कायद आज़म के तमाम डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया कि जो डिमांड्स मुस्लिम रख रहे हैं हम इसमें से कुछ भी नहीं मानेंगे। इस वजह से कायद आज़म ने उसी वक्त हिंदुओं से अपने रास्ते अलग कर लिए। अब नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायद आज़म अपने रिफॉर्म्स लेकर आए थे, उनको हम फेमसली बोलते हैं जिन्नास 14 पॉइंट। अब हम इसके बाद के लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स क्या थे और वो किस किस्म के रिफॉर्म्स लेकर आए थे।